हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था उदाहरण संख्या 4 से 8 तक और प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 की बात की गई थी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्त की प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक क्या क्या क्वेश्चन हैं, इनको करने के क्या क्या तरीके होने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, और वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इनको देखिए, इनसे ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए दोस्त, बढ़िया नंबर लाओ अपने एग्जाम में। और अपनी बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं दोस्त ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे अभी तक हमने हर एक उदाहरण, हर एक प्रश्नावली 6.1 की बात करें या 6.2 की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो अब नंबर आता है दोस्त प्रश्नावली 6.3 का, और देखेंगे इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, कैसे फटाफट इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि कौन कौन से समरूपता होते हैं, है ना। समरूपता के बारे में एक बार सभी दोस्त देखेंगे, किस किस प्रकार की समरूपता हमें जाननी है, हमें करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, 2 त्रिभुज लेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन सी समरूपता। हमें 3 समरूपता बेसिकली पढ़नी है। ट्रिपल ए मतलब कि एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त ट्रिपल ए की। ट्रिपल ए, अगर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी समरूपता की बात करते हैं हम, तो इसमें तीनों एंगल, इस त्रिभुज के तीनों एंगल, मतलब इसका नाम दे दिया मैंने ABC और इसका नाम दे दिया मैंने PQR। तो त्रिभुज ABC के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर होंगे, मतलब संगत में बराबर होते हैं। जरूरी नहीं है कि A हमेशा P के बराबर होगा। A जैसे मैंने Q के बराबर कर दिया, C P के बराबर कर दिया, तो कोई भी किसी के भी बराबर हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा ये वाला इसी के बराबर होगा, कोई भी किसी के बराबर। बस इतना समझ लो कि इसके तीनों कोण के आपस में बराबर होने चाहिए। अभी आपको और समझ में आएगा। तो A मैंने Q के बराबर कर दिया और B को दोस्त हमने बराबर कर दिया R के, ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको कि त्रिभुज ABC करने का तरीका यही होता है। बस ये 3 चीजें जो बता रहा हूं मैं। अभी हम बात कर रहे हैं कोण 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 मतलब ट्रिपल ए की। इसके बाद हम बात करेंगे भुजा 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 मतलब ट्रिपल एस की बात करेंगे। इसके बाद हम दोस्त बात करने वाले हैं भुजा कोण भुजा मतलब SAS की। अगर ये तीनों चीजें आपने बहुत ही ढंग से समझ लिया, कैसे अप्लाई करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आप अगर समझ जाते हैं, तो ये प्रश्नावली जो हम कर रहे हैं आज 6.3, मतलब इसमें समझ जाओ कि 80% काम आपका यहीं पर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ढंग से समझना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो मैंने बोला कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे हम। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। इसी प्रकार से दोस्त एंगल B किसके बराबर है, तो एंगल B एंगल R के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर है। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो भी बताया था कि लिखने का एक तरीका होता है। 9th क्लास में भी आप सर्वांग समता वाला चैप्टर पढ़े थे त्रिभुज में, तो वहां पर भी आपने लिखने का तरीका समझा होगा। कुछ दोस्तों को पहले से ही आ रहा होगा कि कैसे लिखते हैं इसको, कुछ दोस्तों को नहीं आ रहा होगा। तो जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, सभी लोग एकदम फोकस होकर देखना कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। पहले त्रिभुज को आप जैसे मन करे वैसे लिख लो। किसी को मन कर रहा है ABC लिखने का तो ABC लिख लो, किसी को BAC लिखने का मन कर रहा है तो BAC, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी। क्लियर है बातें। लेकिन जो दूसरा त्रिभुज लिखोगे वो इसी के अनुसार लिखना है। कहने का मतलब यहां पर A Q के बराबर है तो सबसे पहले A आया है, तो यहां भी दोस्त सबसे पहले Q आएगा, P नहीं आएगा। ये नहीं कि इसको ABC लिख दिया, इसको PQR लिख दिया, सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, नंबर कट जाएगा। तो अगर इसको आपने ABC लिखा है तो इसी के संगत में इसको आपको लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार दूसरे वाले त्रिभुज को आपको यहां पर लिखना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्त आप।
यहां देखें, यहां पर ए था पहले तो क्यू आ गया क्योंकि ए और क्यू आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से यहां पर बी है, यहां पर आर है, तो बी की जगह पर आर हो जाएगा। और बचा क्या, क्यू और आर का काम हो चुका है, बचा है पी, तो यहां पर पी को लगा दो। ये लिखने का तरीका हो जाएगा। और कौन सी कसौटी, कौन सा क्राइटेरियन लग रहा है यहां पे, तो आप देख सकते हैं दोस्त, यहां पर तीनों एंगल के बराबर किया है, इसलिए ट्रिपल ए यहां पर लग रहा होगा। इसका भी रीजन देना पड़ेगा कि ये आपने कैसे लिख दिया आपस में बराबर, तो ये दिया हुआ है, हमें गिवन है, दिया है। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है किसी भी दो त्रिभुजों को आपस में समरूप करने का। हमने अभी देखा सबसे फर्स्ट तरीका ट्रिपल ए। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एस की। जैसे आपने अभी देखा कि तीनों एंगल के बराबर हैं, ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि भुजा 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 वाले में तीनों भुजाएं के आपस में बराबर होंगी। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने वाली हैं। आइए देखते हैं कैसे। बात करेंगे अब हम ट्रिपल एस की, बात करेंगे दोस्त। दूसरा ट्रिपल एस मतलब कि भुजा और भुजा के बारे में, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और देखते हैं, यहां पे भी दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये पहला त्रिभुज हो गया आपका और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे ट्रिपल एस से, तो इनका नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिख दिया मैंने ABC, और इसका नाम दोस्तों लिख दिया हमने PQR। ट्रिपल एस की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर होने वाली हैं। यहां पर मैंने बोल दिया कि जो BC है वो PR के बराबर, मैंने रैंडम कुछ भी ले लिया। जरूरी नहीं कि BC हमेशा QR के ही बराबर होगी, कोई भी किसी के भी बराबर हो सकता है, लेकिन तीनों आपस में उन तीनों के बराबर होनी चाहिए। मैंने बोल दिया कि जो AB है वो QR के बराबर है और जो AC है दोस्त वो PQ के बराबर है। ये तीनों भुजाएं आपस में उन तीनों भुजाओं के बराबर हो चुकी हैं। कैसे हुई हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा PQR में PQR में आप देख सकते हैं यहाँ पर AB जो है वो QR के बराबर है। AB जो है दोस्त वो QR के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं BC की, तो BC हमारा PR के बराबर है। और इसी प्रकार से AC जो है अपना, AC किसके बराबर है, तो AC PQ के बराबर है। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, ये सब कुछ क्वेश्चन में पहले से बता दिया है, दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC होगा, अब देखो पहला आपने कैसे भी लिख लिया त्रिभुज ABC को, लेकिन PQR को इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर AB है, पहले AB आया, यहाँ भी AB है, मतलब AB की जगह QR आना चाहिए, तो QR भी आ सकता है। और आप 10th क्लास में हैं, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्त कि QR या RQ दोनों बातें हम लिख सकते हैं। तो दोनों को लेके चलते हैं, कोई ना कोई एक सही होगा, क्योंकि इसका नाम मैं QR भी बोल सकता हूं या RQ भी बोल सकता हूं, दोनों एक ही बात है ना। इसको QR भी बोल सकते हैं और RQ भी बोल सकते हैं। तो मैंने दोनों ही केस ले लिया। क्या त्रिभुज QR, त्रिभुज नहीं लगाया इसके सामने, त्रिभुज भी लगाएंगे, या तो QR होगा या तो RQ होगा। ये बात समझ गए, क्योंकि यहां पर AB आया है और AB जो है या तो QR के बराबर होगा या तो उसी को पलट के देखो RQ। बचा क्या, इन दोनों के पास कमी किसकी है, P की कमी है, तो P लगा दो, P लगा दो, लगा दिया। अब देखते हैं दोनों में से सही कौन सा है। इसका काम तो हो चुका है, ये दोनों बताएंगे कि कौन सा वाला सही है। कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। BC को देखो, BC ये रहा, BC के साथ PR होना चाहिए। अगर मैं लास्ट के 2 नंबर को देख रहा हूं तो यहाँ BC के साथ P और R मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर P और R नहीं मिल रहा है दोस्त, तो ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से देखेंगे, BC के साथ PR होना चाहिए, मतलब आखिरी 2 के साथ PR होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको PR या RP मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर Q आ गया। क्या BC के साथ Q आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा, तो अपना ऊपर वाला सही हो जाएगा। लिखने का ये तरीका होना चाहिए। और ये कैसे सही हुआ है, ट्रिपल एस के द्वारा, भुजा के द्वारा। क्लियर है? आखिरी देख लेते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग। अभी आखिरी की बात कर लेते हैं, मतलब हम अपने
थर्ड वाले की बात करेंगे SAS की, भुजा कोण भुजा के बारे में। SAS मतलब कि भुजा कोण और भुजा के बारे में, और भुजा के बारे में। इसमें क्या होता है, तो इसमें दोस्त वही होगा जो अभी तक हुआ है, थोड़ा सा अंतर है। और जिन लोगों को सर्वांग समता बहुत अच्छे से आती होगी उनको तो सब कुछ क्लियर होगा पहले से ही, ठीक है। फिर भी एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से समझेंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है, ऐसा तरीका है जो सभी बच्चों को समझ में आराम से आ जाता है। तो बात करेंगे, इसका नाम लिखेंगे ABC और इसका नाम मैंने लिख दिया PQR। यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दो भुजाएं हैं और उन्हीं भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए। दो भुजाएं होनी चाहिए और उन्हीं भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो मैं कोई भी दो संलग्न भुजाएं ले लूंगा, कोई भी दो भुजा ले लेते हैं, इसको और इसको यहां पे ले लिया, और यहां पर ले लेते हैं इसको और इसको, किसी को ले लिया, और इन्हीं भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए। अगर आपने ये कोण ले लिया तो ये वाला प्रमेय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोण इन भुजाओं के बीच वाला चाहिए हमें। आ रही बात समझ में? तो यहां पे कोण B होना चाहिए और यहां पे कोण R होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो बात करेंगे दोनों ही त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन दोस्त। दोनों में जल्दी से बता दो कौन किसके बराबर है। तो हम बात करेंगे, देखो भुजाओं को हमेशा अनुपात में लेना है, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि समरूप होने के लिए भुजाओं को अनुपात में लेते हैं और कोणों को बराबर लेते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कि जो एंगल B है वो एंगल R के बराबर है, और अगर मैं भुजाओं का अनुपात लूं तो AB बटे PR जो है वो बराबर है BC बटे QR के, वो बराबर है BC बटे QR के। यहाँ पे ये वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, ऐसे ही समझेंगे इसको, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये दिया होता है, हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इनका रेशियो आपस में बराबर। तो यहाँ पर एंगल B एंगल R के बराबर हो गया और दोनों भुजाओं का रेशियो जो है हमें बराबर मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड्स, दो भुजाएं इन्वॉल्व हो रही हैं, भुजा, और एक उनके बीच का कोण देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो AB, यहाँ का AB जो है, और यहाँ का दोस्त क्या आ रहा है, PR। ये एक भुजा हो गई दोनों त्रिभुजों की, और दूसरे में क्या है, BC, और यहाँ पे क्या आ रहा है, QR। समझ रहे हैं बातों को? तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भुजा कोण भुजा आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके? अब इसी के अनुसार आप PQR का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 प्लेस हैं तो यहाँ भी 3 प्लेस होने चाहिए। एंगल B एंगल R के बराबर है, यहाँ पे B बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पर R बीच में आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो AB की जगह पे PR आना चाहिए, AB की जगह पे कौन आना चाहिए, PR। तो AB की जगह पर यहाँ पर आ गया PR, बचा क्या, Q। एक बार चेक करो कि BC की जगह पर QR आ रहा है क्या, BC की जगह पर QR आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये कौन सी कसौटी लग रही है, कौन सा क्राइटेरियन लग रहा है, SAS, भुजा कोण भुजा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल बढ़िया। तो अभी तक हमने सीख लिया कि किस प्रकार से कोण 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 समरूपता देखेंगे, किस प्रकार से दोस्त हम भुजा 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 देखेंगे, और किस प्रकार से हम SAS यानी कि भुजा कोण और भुजा को देखेंगे। यही सारी क्राइटेरियन इन्हीं सभी प्रमेय का यूज करके 6.3 प्रश्नावली को हम पूरा कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 1। देखेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 की बात करें यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 में, तो बोल रहा है बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। यहाँ पे आपको कुछ युग्म दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये पहला युग्म दिख रहा है, ये आपको दूसरा युग्म दिख रहा है। इन युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है आपको ये बताना है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभी जो हम काम कर रहे थे बेसिकली हमें वही काम करना है, मतलब पहले बताना है कि समरूप है या नहीं है,
फिर ये भी बताना है कि कैसे समरूप हैं और उनको सांकेतिक रूप में, मतलब ABC और PQR जैसे हम लिख रहे थे वैसे लिखना भी है। आइए करके देखते हैं। पहला वाला पार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे हम। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया है इसमें? सबसे पहले इसमें हम ट्रिपल A लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों ही कोण के बराबर हैं। तो दोस्त हम इसमें लिख रहे होंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तथा त्रिभुज PQR में। इन दोनों त्रिभुजों की बात होगी। कौन सा कोण किस कोण के बराबर है? तो एंगल A आप देख सकते हैं एंगल P के इक्वल है। कोण A बराबर कोण P 60 डिग्री है इसलिए, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये क्यों? क्योंकि ये 80 अंश का है इसलिए। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? क्योंकि ये 40 अंश का कोण है दोस्त, इसलिए। यहां पर हमने देखा कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों ही कोण के बराबर हैं, इसलिए कोण 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 यानी कि ट्रिपल A क्राइटेरियन, ट्रिपल A कसौटी का उपयोग यहां पर हम कर रहे होंगे। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PQR के, क्योंकि A की जगह पर P, B की जगह पर Q और C की जगह पर R आना चाहिए, ऐसा आ भी रहा है। तो यहां लिखेंगे ट्रिपल A कसौटी द्वारा, ट्रिपल A कसौटी द्वारा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी का दूसरा पार्ट हम देख रहे होंगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है ना। तो यहां पर तो दोस्त आपको कोण नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? कोण दिख रहा है क्या? 5, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6 और 2 का डबल 4, 4, 5, 6। क्या यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात लेके देखेंगे। तो आपको पता है 2.5 का 2 गुना 5 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है और 2 का 2 गुना 4 होता है। मतलब 1/2, 1/2 और 1/2 का अनुपात आपको मिलने वाला है। किस प्रकार से आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC नाम है तथा PQR में क्या हो रहा है यहाँ पे? आप ध्यान से अगर सभी का रेशियो निकालते हैं, अगर हम बात करते हैं BC/PR, तो क्या आ रहा है? BC का मान है 2.5 और PR का मान इसी प्रकार से है 5। मतलब इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2.5 का डबल 2.5 का 2 गुना कितना होता है दोस्त? 5 होता है। इसी प्रकार से आप निकाल रहे होंगे AB/QR, ये कितना हो रहा है? 2/4। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इसको सेट करने पर रेशियो बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने सेट किया कि AB के नीचे QR आएगा, तभी इसको काटने पे हमें 1/2 मिल रहा होगा, है ना। 1/2 मिल रहा होगा जब AB के नीचे अपना QR आएगा। और इसी प्रकार तीसरा आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा अपना AC के नीचे 6 आना चाहिए, मतलब कि PQ। AC का मान दोस्त कितना है? 3 और PQ का मान है 6, ये भी आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो तीनों जगह पे हमें 1/2, 1/2 और 1/2 मिलता है। मतलब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। मतलब दिए गए त्रिभुज जो हैं, अपने दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो लिखेंगे कि BC/PR इज इक्वल टू AB/QR इज इक्वल टू AC/PQ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके? PQR के। लेकिन PQR लिखेंगे क्या? इसी के अनुसार लिखना है। आओ सिखाता हूं फिर से। यहाँ पे 3 जगह है, तो आप त्रिभुज बना के 3 जगह लगा लो। अब कहां पर P आएगा, कहां पर Q आएगा, कहां पर R आएगा, इसको समझना है। आप एग्जाम में यही गलती करते हो। आप क्या करते हैं, फटाफट ABC देख लिया, यहां पर PQR लिख दिया और गलत कर लेते हो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे BC यहां पर लास्ट में दोनों में आ रहा है, तो BC की जगह पे PR आएगा। क्या आएगा? PR,
है ना, लास्ट में BC तो लास्ट के दोनों में PR आएगा। अब PR को आप RP भी लिख सकते हैं, PR या RP आएगा। इतनी बात क्लियर है कि जहां BC दिख रहा है वहां पर क्या आना चाहिए, PR आना चाहिए या तो RP आना चाहिए। सीधा लिखो या उल्टा लिखो, बात एक ही है। कमी किस चीज की है, P को भी लिख दिया, R को भी लिख दिया, कमी है Q की, तो यहां भी Q लगा दो और यहां भी Q लगा दो। अब इन दोनों में से एक सही होने वाला है, कैसे ढूंढोगे आप, देखो ध्यान से AB को, AB के साथ क्या फिक्स हो रहा है, QR। AB के साथ क्या फिक्स हो रहा है दोस्त, QR। ये रहा AB, ये रहा AB, AB के साथ आना क्या चाहिए, QR, आना चाहिए QR। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, QP, मतलब ये गलत हो गया। यहां पे क्या मिल रहा है आपको, QR, मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, BC की जगह PR, BC की जगह क्या PR आ रहा है, लास्ट के दोनों में BC PR सही है। AB की जगह QR, AB QR बिल्कुल सही है। और लास्ट में देखें AC पहला लास्ट, AC PQ पहला लास्ट, PQ दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे लिखने का तरीका आपका होना चाहिए। और कौन सी कसौटी का, कौन सा क्राइटेरियन का प्रयोग करके आप ऐसा लिख पा रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि भुजा, भुजा और भुजा का उपयोग हुआ है तो यहां लिखेंगे SSS कसौटी द्वारा, भुजा 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 द्वारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखेंगे इसी का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका दोस्त। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये युग्म है और इनको बताना है आपको कि ये समरूप है या नहीं है। यहाँ भी आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, नाम बदल गया है, अभी ABC था, PQR था, अभी कुछ और आ गया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अपने को। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की। तो यहाँ पर एंगल तो कुछ भी नहीं दिया है, कोण तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब हमें भुजाओं का अनुपात चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखें 2 और 4, यहाँ से आपको 1/2 मिल जाएगा, 2 और 4 को काटने पर 1/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 6 को देखें, यहाँ भी आपको 1/2 मिल जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर 1/2 नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ 2.5 होता और यहाँ 5 होता, तब 1/2 मिल पाता, क्योंकि 2.5 का 2 गुना 5 होता है। नहीं मिल पा रहा। आओ इसको करके देखते हैं कैसे। त्रिभुज, थर्ड पार्ट है ये दोस्त, बात करेंगे त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले बात करेंगे 2/4 वाले की, मतलब कि MP/4 किसका है, DE। MP/DE का मान आपने निकाला तो आप देख सकते हैं MP यहाँ पर 2 है, DE यहाँ पर 4 है, मतलब कि 2/4। 2/4 को जब हम कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 3/6 वाले को देखेंगे, मतलब LP/DF, LP/DF की बात करेंगे हम, और ये आ जाएगा दोस्त कितना, 3/6। और इसको जब हम काटेंगे तो यहां से भी अपने पास कितना आ गया, 1/2। अब बात करते हैं जो बची हुई भुजा है LM/EF, LM/EF। इसको देख सकते हैं आप 2.7/5। अभी एक कट के 1/2 नहीं होगा। कब होता है 1/2, जब यहाँ पर 2.5 होता तब होता, लेकिन यहाँ 2.5 तो है ही नहीं, 2.7 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि MP/DE बराबर LP/DF, लेकिन ये नहीं है बराबर किसके, LM/EF। तो ये दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। ये बात क्लियर है सभी दोस्तों को, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक क्या, समझ में आ गई ये बातें। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट की ये दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं है। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फोर्थ पार्ट पर। यहां पर दो त्रिभुज हैं MNL और दूसरा है PQR। इन दोनों में डिसाइड करना है आपको कि ये दोनों समरूप है या नहीं है। बात करेंगे कि यहाँ पर एक कोण पता है और 2 भुजाएं पता है, तो कहीं ना कहीं हम ट्राई करेंगे भुजा कोण भुजा, है ना, क्योंकि 2 भुजाएं और 1 कोण है। ट्राई करेंगे दोस्त SAS,
देखते हैं SAS से क्या होता है। SAS में जैसा कि आपको पता है कि दो भुजाओं का रेशियो अनुपात लेते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात लेंगे, 2.5 और 5 का हो गया 1/2, क्योंकि 2.5 दूना 5 होता है, 2.5 का 2 गुना 5 होता है और 5 का 2 गुना 10 होता है। तो अनुपात तो सही है और बीच वाले कोण भी बराबर हैं, मतलब दोस्त ये दोनों समरूप होने वाले हैं। आइए लिख के इसको करते हैं। फोर्थ में लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में इन दोनों त्रिभुजों की बात होगी। अब यहां पर हम पहले कोण को लिख लेते हैं, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि 70 डिग्री ईच, मतलब प्रत्येक 70 डिग्री का है ना। 70 डिग्री का प्रत्येक 70 डिग्री के कोण हैं। हिंदी में लिखेंगे इसको, प्रत्येक 70 अंश के कोण। ये बार बार आपको बताना पड़ेगा कि जो आप बराबर लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, है ना। ये भी लिख सकते हैं दिया है, ये भी लिख सकते हैं दिया है। अब हम भुजाओं का रेशियो निकालेंगे। 2.5 कौन सा है, MN, और 5 कौन सा है दोस्त, PQ। तो MN बटे PQ को हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 2.5/5 था और काटने पर 1/2 आया। इसी प्रकार से दोस्त हम बात करेंगे 5 और 10 वाले की, मतलब ML बटे QR, मतलब 5/10, और ये भी आपस में बराबर आ चुके हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों 1/2 के बराबर हैं। तो लिखेंगे हम लोग MN बटे PQ इज इक्वल टू ML बटे QR, है ना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अनुपात। अब आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि दो भुजा के अनुपात आपस में बराबर हैं और उनके बीच वाला कोण आपस में बराबर है, तो यहां पर जो त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज MNL समरूप होगा इसके। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, कोण को पकड़ो, M की जगह पर Q आना चाहिए, तो सबसे पहले तो Q आएगा। M की जगह पर क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे M की जगह पर Q आना चाहिए, तो M की जगह पर दोस्त सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा Q। अब बात करते हैं भुजाओं की। MN की जगह पर क्या आना चाहिए, PQ। MN की जगह पर क्या आना चाहिए, PQ। तो MN ये रहा, PQ तो Q तो आ चुका है, P लगा दो। तो MN की जगह पर क्या आ गया, PQ आ गया। बचा क्या, R, तो R को लगा दो। ये बन गया अपना कौन सी क्राइटेरियन से, SAS कसौटी से, SAS कसौटी से। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी और आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ पार्ट तक हमने सारा काम कर लिया है। तो ये रहा दोस्त आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप देख रहे होंगे कि जो दोनों भुजाएं तो दी हुई हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो कोण आ रहा है वो कोण भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण होना चाहिए था। लेकिन ये जो कोण A है वो साइड वाला कोण है, तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। रीजन कैसे लिखेंगे इसका, रीजन में दोस्त ये लिखना है आपको कि यहाँ पर कोण A दोनों भुजाओं के बीच में सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। क्लियर है बातें? अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट को ध्यान से देखेंगे एक बार। इसमें क्या दिया है, DEF, एक त्रिभुज DEF है और दूसरा त्रिभुज है अपने पास कौन सा, और दूसरा त्रिभुज है दोस्त अपने पास PQR। इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देखो, देखने में तो एंगल बराबर नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ 70-80 दिया, वहां 80-30 दिया है। लेकिन दोस्त आपको एक बात पता होगी कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज के दो कोण पता है तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, 180 में से इन दोनों को माइनस करके, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो ये 180 अंश का होता है। ये 8 7 15 150 हो गया, मतलब ये वाला 30 अंश का होना चाहिए। और इसी प्रकार यहां निकालेंगे तो 8 3 11, ये दोनों मिलके 110 अंश हो रहे हैं, तो कमी कितने की आ रही है, 70 अंश का। तो ये हो जाएगा 70 अंश का कोण, क्योंकि इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब जल्दी से देखेंगे इसको, हम लिख देंगे एंगल P जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल E जो है वो एंगल Q के बराबर है। एक मिनट दोस्त, सबसे पहले आपने P लिखा है तो उसी का लिखना पड़ेगा, यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा। Q जो है वो
ई के बराबर है और आर जो है दोस्त वो किसके बराबर है, तो वो एफ के बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज के DEF के तीनों एंगल्स, तीनों कोण PQR के तीनों कोणों के बराबर हैं, और बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से? सभी लोग बोलेंगे कौन सी कसौटी से, तो कोण 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 की कसौटी से। आ रही बातें समझ में? तो लिखेंगे हम यहां पर त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और कसौटी की बात करें तो यहाँ पे AAA कोण 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 कसौटी लग जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर बहुत ही बेसिक चीज आपसे पूछी गई थी कि दो त्रिभुज के युग्म आपस में समरूप है या नहीं, तो उसको हमने देखा, कहीं कहीं समरूप थे, कहीं कहीं नहीं थे समरूप। वो सारी बातें हमने समझी। हमने साथ साथ में ये भी समझा कि इनके प्रतीक, मतलब कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें कर चुके हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 2 पर। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। आकृति में त्रिभुज ODC मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। आकृति में त्रिभुज ODC जो है वो समरूप है। किसके समरूप है? तो ये OBA के समरूप है। किसके समरूप है? OBA के समरूप है, इस त्रिभुज के समरूप है। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। आगे की कहानी क्या है? और त्रिभुज एंगल कोण BOC 125 अंश का है, ये 125 अंश का है आपका, और ये 70 अंश का एक कोण दिया हुआ है। तो इन सभी कोणों को ज्ञात करना है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर दो त्रिभुज जो हैं वो आपस में क्या है? समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके संगत कोणों का मान दोस्त क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इनके जो संगत कोण है, मतलब कि ये O के बराबर होगा। देखो यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है। ODC दोस्त क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज OBA के। तो O के बराबर हो जाएगा, कोण D कोण B के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण D जो है वो कोण B के बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार से दोस्त कोण C जो है वो कोण A के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। और यहीं से देख के लिखना है कौन किसके बराबर होगा। जो 2 नंबर पर है वो 2 नंबर के बराबर होगा, जो बीच वाला है बीच वाले के बराबर, किनारे वाला किनारे वाले के बराबर। वो सारी बातें, वो सभी बातें यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब एक एक करके हर एक बात निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे एंगल D और एंगल B बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये भी 70 अंश हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से दोस्त एंगल C एंगल A के बराबर है। तो अभी एंगल C हमें पता नहीं है, ना हमें एंगल A पता है। अब ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ आप ध्यान से देखें, तो ये एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं। ये एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं। अब इतना 125 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 125 है, तो ये छोटा सा जो बचा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125। 180 माइनस 125 करने पे आपका आ जाएगा 55 अंश। कितना आ जाएगा? 55 अंश। अब ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज देखो, एक 70 का है एक 55 का है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 70 ये 55, तो ये दोनों मिलके 125 हो गए। मतलब ये कितने का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 55 अंश का, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए था। अब ये 55 का हो गया, तो C और A आपस में बराबर हैं, तो ये जो A बन रहा है ये भी 55 अंश का हो जाएगा। तो आपको एक तरह से सभी कोण पता चल चुके हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये 55 अंश का है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपस में कितना हो जाएगा? बराबर 55 अंश का। यहाँ पर हर एक कोण मैंने बता दिया आपको, हर एक कोण बता दिया है। जो भी कोण आप जानना चाहें, जो भी आपसे पूछ रहा है उसका मान लिख देंगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एग्जाम में आ गया तो लिखेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं। आइए दोस्त वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम निकालते हैं इसमें इस वाले कोण को, इस वाले कोण को। तो हम लिखेंगे कि ये 125 डिग्री हमें दिया हुआ है। एंगल BOC जो है 125 अंश हमें दिया हुआ है, दिया है। क्लियर है बातें इतनी? अब जब आपको यहां से यहां तक 125 अंश दिया है और आपको यह भी पता है कि ये एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं, तो मतलब इनका मान 180 अंश होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि DOB, कोण DOB
मतलब ये पूरी सीधी रेखा जो आपको दिख रही है ना DOB, ये वाली सीधी रेखा, ये पूरा 180 अंश का होना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले DOC लिखेंगे यहां से यहां तक, DOC प्लस अब ये 125 वाला लिखेंगे BOC। अब यहां पर इसका मान तो 180 अंश होता है, DOC आपको निकालना है और BOC आपको पता है कितना, 125 अंश। तो यहां से आप DOC निकालेंगे, इधर आके माइनस होगा तो आपके पास से DOC का मान आ जाएगा 55 अंश। जैसा मैंने बताया था कि ये वाला 55 हो जाएगा, तो उसको लिख के कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। यहां लिखेंगे वही लीनियर पेयर। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक सब कुछ क्लियर है कि ये 55 कैसे आया? अब हम लिखेंगे त्रिभुज ODC में तीनों एंगल का सम, इसका मतलब एंगल C, एंगल D और इसका मतलब कि COD, एंगल COD, इन तीनों का 180 अंश होना चाहिए। यहां पर आप लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम बात करते हैं एंगल C कितना है, तो एंगल C हमें निकालना है। एंगल D हमें पहले से पता है 70, और ये वाला एंगल COD, कैश ऑन डिलीवरी, COD हमने अभी निकाला 55 बराबर 180। तो यहां से दोस्त अपने पास एंगल C कितना निकल के आ जाएगा, 55 अंश, ये भी निकल के आ जाएगा। सब कुछ आपको पता चल गया। जो भी यहाँ पे पूछ रहा है आप खुद से लिख लेंगे। DOC पूछ रहा है, DOC देखो यहाँ पे DOC, ये वाला DOC पूछा था, ये निकाल दिया पहला, तो ये निकल गया अपने पास। इसके बाद दोस्त आपसे पूछा था DCO, तो DCO ये रहा अपना 55 अंश, यहाँ पर निकल के आ चुका है, ये DCO है। और OAB ये भी आपका 55 हो जाएगा, क्योंकि ये DCO और OAB ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर कोण हैं। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको फिगर से ही हर एक आंसर निकालना आना चाहिए। ये सब तो बाद में लिखेंगे, आपको फोटो देख के ही बता देना है कि इसका आंसर कौन सा कितना आएगा। एक बार और बात करेंगे इसकी, फोटो देख के यहां से कैसे बता दोगे फटाफट कि इसका आंसर कितना आएगा। ये देखो सॉल्व करने का फटाफट तरीका क्या है। यहां से यहां तक 125 दिखा सर, ये पूरा 180 होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ के कोण है। ये 125 दिखा तो ये 55 होना चाहिए। अब हम इस त्रिभुज को अगर पकड़ लेते हैं ऊपर वाले, तो ये 70 का है, ये 55 का है, ये कितने का हो जाएगा, तीनों का योगफल 180 होना चाहिए सर, तो ये भी 55 का हो जाएगा, क्योंकि 55 55 110 110 170 180। ये जो 55 का था ये इसके बराबर होगा, कैसे पता, क्योंकि सर यहाँ पर C और A आपस में बराबर हैं, तो ये 55 का था तो ये भी 55 का हो जाएगा। जो भी आपसे तीन बातें पूछी थी यहीं पर लिख दिया मैंने, जो भी आपसे तीन बातें पूछी थी यहीं पर लिख दिया। क्लियर है बातें? तो ऐसे आपको फटाफट निकालना आना चाहिए। लिखने का तरीका तो आप सीख जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको लिखना बहुत ही आसान है, ये समझ में आना चाहिए ये कैसे होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। बोल रहा है कि समलंब ABCD, एक समलंब है अपने पास, एक ट्रेपेजियम है, इसका नाम है दोस्त ABCD। इसको बना दिया यहाँ पे, इसका नाम भी लिख दो ABCD। ट्रेपेजियम ABCD में AB पैरेलल है, AB समांतर है CD के, बिल्कुल सही है, फोटो में दिख भी रहा है कि विकर्ण AC और BD, इनके विकर्ण बना दो। विकर्णों का नाम है AC, ये रहा, BD ये रहा, और एक दूसरे को ये काट रहे हैं O बिंदु पर। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए, मतलब ये आपको दोस्त प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। ये चीज हमने पहले प्रश्नावली 6.2 में भी सिद्ध किया था, लेकिन वहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके किया था हमने। लेकिन दोस्त यहां पर आपको कंडीशन दी हुई है कि समरूपता कसौटियों का प्रयोग करके, मतलब कि या तो
एंगल 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 मतलब कि कोण कोण कोण, या तो भुजा भुजा भुजा, या तो भुजा कोण भुजा का प्रयोग करके इसको हमें सिद्ध करना होगा। आइए देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हमें त्रिभुज लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए जिसमें OA आ रहा हो, OC आ रहा हो, OB आ रहा हो और OD आ रहा हो। ऐसा कोई त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि किसमें ये सभी चीजें आ रही होंगी, है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये वाला जो ऊपर का अपना त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं दोस्त, इस त्रिभुज की बात, इसमें दो चीजें आपको मिल रही हैं, OA और OB, क्लियर। और अगर मैं एक दूसरा त्रिभुज, ये नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला लेना चाहूं अगर मैं, ये वाला, तो इसमें आपको बाकी की भी दोनों भुजाएं मिल चुकी हैं। क्या इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं? आइए पहले बिना लिखे करते हैं, फिर लिख के कर लेंगे। समझ लेंगे तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आ रही है बात समझ में? कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको पता है ये AB और ये CD, ये AB और ये CD, ध्यान से देखेंगे AB और CD को। ये दोस्त AB और CD आपस में समांतर रेखाएं हैं। मुझे कैसे पता? अरे यहाँ लिखा है ना, देखो यहाँ पर AB और CD आपस में क्या है? समांतर रेखाएं हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोण होते हैं समांतर रेखाओं के, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये एकांतर कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाले एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। और इसी प्रकार से दो कोण तो मिल चुके हैं, इसका एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर, एक कोण मिल चुका। इस त्रिभुज का दूसरा कोण इस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर, दो कोण मिल चुका। अब तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार का कोण यहाँ पर भी बन रहा है। आपने देखा कि इन दोनों ही त्रिभुजों में ये तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं, आपस में समरूप हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो क्या उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही काम करेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, मोर देन 80% बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इसको करना कैसे है। अब हम समझते हैं कि इसको लिख कर कैसे करना है। आइए देखते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज, क्या नाम है भाई इसका? यहां पर O है ना, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC में, है ना। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। कौन सा कोण किस कोण के बराबर है? यहाँ पे अगर हम कोण का नाम दे देते हैं, अगर हमने कोण का नाम दे दिया, चलो नाम क्या देना, ऐसे ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम बोलते हैं कि कोण OAB। देखो OAB कहाँ है? जिस कोण को पढ़ते हो वो बीच में आना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो O से, OAB दिख रहा है ना, OAB मतलब इस कोण की बात हो रही है। जिस कोण की बात होगी वो बीच में आएगा। OAB मतलब इस कोण, ये कोण किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम बताएंगे, बराबर होगा किसके? कोण OCD के। लाइन देखेंगे एक बार, OAB जो है वो OCD के बराबर होगा। कैसे? एकांतर अंतः कोण, यही बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे पता नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है एकांतर अंतः कोण ही बोलते हैं, है ना। एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बातें? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दूसरे कोण की। अब हम बात करेंगे दोस्त दूसरे कोण की कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। सेम रीजन होगा, मतलब कि कोण OBA दिख रहा है, OBA
बराबर किसके हो जाएगा? सभी दोस्त नाम बताएंगे इस कोण का, ODC के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी यही कारण होगा इसके बराबर होने का, एकांतर अंतःकोण। अब हम शीर्षाभिमुख वाले की बात करेंगे, जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये आमने सामने के कोण हैं। ऐसे वाले जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो आमने सामने बने कोण होते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये आपस में इनका मान क्या होता है दोस्त? बराबर होता है। तो इनको लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम बताएंगे, AOB बराबर हो जाएगा किसके? COD, कैश ऑन डिलीवरी, COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या हम इसको बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, है ना? ऐसा लग रहा है किसी राक्षस का नाम है, शीर्षाभिमुख कोण, इतना भयंकर नाम है इसका। चलो ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि तीनों कोण के बराबर हो चुके हैं। और ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं दोस्त, जो ऊपर वाला त्रिभुज AOB है वो समरूप हो जाएगा किसके? O की जगह तो O आएगा, O की जगह तो O आएगा, B की जगह D आना चाहिए। बीच वालों को देखो बस, B की जगह D आना चाहिए, B की जगह दोस्त क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। और A की जगह क्या आना चाहिए? जल्दी बताएंगे, C आना चाहिए। A की जगह क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो बीच वालों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे एक बार यहाँ पर कि त्रिभुज जो AOB है वो किसके समरूप हो जाएगा, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर रहे हैं। तो AOB तो जैसे मन किया वैसे लिख दिया, लेकिन जैसे इसको लिखा है इसी के अनुसार दोस्त इसको लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि बीच में O आ रहा था, O लिख दिया, और A की जगह पर C आएगा तो स्टार्टिंग में तो C हो जाएगा, और बचा क्या? इसका क्या नाम था? COD। तो C और O तो हो चुका है, यहाँ पर आ जाएगा आपका D। आ रही है बातें समझ में? और ये कौन सी कसौटी से हो रहा है? AAA से हो रहा है, AAA कसौटी। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल क्लियर है, आसान है, ठीक है? तो अभी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये आमने सामने वाले दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। और जब भी ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? जब भी दो त्रिभुज आपस में दोस्त समरूप होंगे उनको तीनों कोण को आप बराबर लिख सकते हैं, और तीनों संगत भुजाओं के अनुपात को आप बराबर लिख सकते हैं। तो आइए इनके संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर लिखते हैं। यहां से लेंगे AO बटे यहां से लेंगे CO बराबर, फिर लेंगे दूसरा और तीसरा OB, और यहां पर क्या ले लेंगे दोस्त? OD, और इसी प्रकार से पहला और आखिरी AB, और यहां पर क्या हो जाएगा? CD। देखो AB और CD से आपको मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यहां पर ABCD नहीं आ रहा है। आपको मतलब है केवल और केवल इस पार्ट से, केवल और केवल इस पार्ट से। और आप देख सकते हैं कि प्रूफ भी हो चुका है। ये लिखे कैसे? जैसे आप अपने 9th क्लास में लिखते थे CPCT। क्या लिखते थे दोस्त 9th क्लास में? CPCT, है ना? 9th क्लास में आप लिखते थे CPCT, तो यहां पे लिखेंगे CPST। क्या लिखेंगे? CPST। एक बार समझते हैं कि CPCT का मतलब 9th क्लास में क्या होता था और CPST का मतलब 10th क्लास में क्या होता है। CPCT जब आप लिखते थे तो इसका मतलब होता था कॉन्ग्रुएंट, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। congruent का मतलब सर्वांग समता। ऐसे ही CPST का मतलब congruent part, congruent part। आ रही बात समझ में? congruent part of similar, similar का मतलब समरूप, triangle मतलब त्रिभुज का। congruent corresponding part of similar triangle, corresponding part of congruent triangle। क्लियर है बातें? ठीक है। संगत पार्ट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब संगत पार्ट ऑफ सिमिलर मतलब कि समरूप त्रिभुज का। क्लियर है बातें? तो यहां पर ये प्रूव हो चुका है जो आपको प्रूव करना था। तो यहां पे अलग से इसको लिख देंगे OA बटे OC बराबर हो चुका है OB बटे OD के। तो ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। ये दोस्त हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है CPST के द्वारा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले मुकाम पर। चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें हो रही हैं, जल्दी से देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है।
यहाँ पर आकृति है और ये आपको कंडीशन दी हुई है और एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर भी बताया है। आपको दोस्त यहाँ पर सिद्ध करना है, दर्शाना है कि PQS जो है वो सिमिलर है, समरूप है TQR के। पहले इन दोनों त्रिभुजों को पकड़ लेंगे, किसको किसको, PQS को। कहाँ है PQS, ये रहा आपका PQS। इसको रंगीन कर दो जल्दी से, PQS ये रहा ना, दिख गया सबको PQS। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। तो PQS को पकड़ लिया और किसको बोल रहा है, TQR को। TQR को भी पकड़ेंगे दोस्त, TQR को भी पकड़ेंगे। TQR का मतलब पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो ये TQR हो गया। मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच रहा हूँ जिससे कि आपको येलो भी पार्ट दिखे और रेड पार्ट भी दिखे, तो ये मत सोचना कि सर ने बहुत बाहर खींच दिया। तो आपको अभी दोनों त्रिभुज क्लियरली विजिबल होंगे जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। क्लियर है बातें, इतनी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इनको आपको सिमिलर प्रूव करना है। किस प्रकार से कर पाएंगे, किस प्रकार से कर पाएंगे। देखो, कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में फिक्स करनी होंगी, समझनी होंगी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने के लिए। जैसे कि अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे आपको ये पता चला कि दोनों में एक एंगल कॉमन है। ये जो एंगल 1 है वो दोनों ही त्रिभुजों में पूरा पूरा आ रहा है। ये बात क्लियर है सभी स्टूडेंट को, दोनों त्रिभुजों में पूरा पूरा ये एंगल आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे दोस्त कि ये जो कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, समझना जो समझाना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक बार में अगर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ठीक है, इसको पकड़ो और देखो QR बटे QS। QR कहां पर है, QR ये रहा दोस्त, बटे QS, मतलब एक बड़े वाले त्रिभुज का साइड हो गया बटे छोटे वाले त्रिभुज का साइड। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, भुजाओं का अनुपात मिल रहा है। और QT बटे PR, एक बड़े वाले का हो गया लेकिन हमें एक छोटे वाले का चाहिए था, नहीं मिला, है ना। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं, अभी समझ में सब आएगा। अब आओ लिख के समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अभी क्या था, अगर मैं ये सब छोड़ के डायरेक्ट हम प्रूव करने जाएं अगर इसको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है उसको लिखेंगे पहले। यहाँ पर दोस्त हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQS। अभी एक चीज की कमी आएगी, वो कमी मुझे तो पता है लेकिन आपको भी अपने आप पता चले, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में इन दोनों त्रिभुजों की बात होगी। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि एंगल 1 दोनों में कॉमन है, एंगल Q बराबर एंगल Q, ये दोनों में ही आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों में ही दोस्त उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक दिख रहा है सबको, लाल वाले में भी और पीले वाले में भी दोनों में एंगल Q पूरा पूरा आ रहा है, मतलब कि ये उभयनिष्ठ होगा। अब हम भुजाओं का अनुपात जो हमें चाहिए, हमें जो चाहिए वो लिखते हैं। भुजाएं का मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, भुजाओं का क्या होना चाहिए कि भुजाएं जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। मतलब कि हमें इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करनी है। एक मैंने बड़े वाले त्रिभुज की साइड ले ली, क्या, बड़े वाले त्रिभुज की साइड QR बटे, और एक छोटे वाले त्रिभुज की साइड रेड वाले येलो वाले की QR बटे QS, क्योंकि बीच में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी बड़ी साइड बटे इसकी छोटी साइड। ऐसे ही दोस्त इधर में इसकी बड़ी साइड मतलब QT बटे इसकी छोटी साइड मतलब PQ। यहां तक समझेंगे सभी दोस्त। मैं इसको प्रूव, ये कैसे लिख दिया सर, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर नहीं, वो छोड़ो। अगर हमें इतना आइटम मिल जाएगा तो SAS भुजा कोण भुजा के द्वारा हम इसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मिलना चाहिए, है ना। ये तो समझ में आ गया, ये तो मिल गया सर, उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आ सकती है तो यहां आ सकती है। ये कैसे लिखा, ये समझ में आ गया। ये कोण को बीच में लाना था, ये कोण को बीच में लाना था, तो मैंने बड़े वाला त्रिभुज बटे छोटा वाला त्रिभुज की एक भुजा, और ऐसे ही बड़ा वाला त्रिभुज बटे छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा। बड़ा का मतलब लाल वाला QT बटे छोटा वाला QP। अगर ये मिल जाए ना तो मजा आ जाए। लिख तो दिया मैंने तो जबरदस्ती लिखा है ना, अब पता नहीं बराबर है या नहीं है, मैंने बता दिया कि ये हो जाए तो मजा आ जाएगा।
आओ देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो कुछ ना कुछ हमें दिया है, लेकिन जो दिया है और जो लिखा है वो दोनों एक जैसे नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये तो ठीक है, ये वाला साइड तो मिल रहा है क्यू आर बटे क्यू एस, और यहाँ पे क्यू टी मिल रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, बस ये अपना पी आर गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि पी आर की जगह पर क्या आना चाहिए? पी क्यू आना चाहिए। पी आर की जगह पर क्या आना चाहिए दोस्त? पी क्यू आना चाहिए। तो पी आर की जगह पे अगर हमें पी क्यू मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। पी आर की जगह पे पी क्यू की जगह पे पी आर कैसे आएगा? आइए देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये दिया है, ये दिया है। अभी एक बार और समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी आपका मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि आप खुद से चीजों को समझ पाएं कि कैसे, क्या हमें ढूंढना चाहिए, क्या हमें दिया है ना। कराने को तो मैं यहीं से स्टार्ट करा देता, फटाफट सॉल्यूशन करवा देता, बात खत्म हो जाती, लेकिन दोस्त आपको समझ में आना चाहिए। ये दिया हुआ है एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो, जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 पूरी तरह से आ रहे हैं, और किसी को नहीं देखना है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बस इसी त्रिभुज में पूरी तरह से आ रहे हैं। ये दोनों बराबर हैं, और आपको पता है कि अगर बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो एंगल 1 के सामने भुजा कौन सी है? आपको 3 भुजा दिख रही है, पीली वाली, हरी वाली और लाल वाली। लेकिन दोस्त हमें कौन से त्रिभुज से मतलब है? पी क्यू और आर से मतलब है। मतलब सभी त्रिभुजों को नहीं लेना, जिसमें एंगल 1 पूरा आ रहा हो, जिसमें एंगल 2 पूरा आ रहा हो, आपको केवल और केवल उसी त्रिभुज से मतलब होना चाहिए। तो आपने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 पी क्यू आर में आ रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 के सामने जल्दी बताओ कौन सी भुजा है? पी आर। पी आर बराबर हो जाएगा एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है? पी क्यू। पी क्यू बस हरे वाले से मतलब था। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। और इसको हम बना देंगे दोस्त समीकरण संख्या 1। इसको हमने बना दिया समीकरण संख्या 1। अब क्या करेंगे? इस PQ की जगह पे क्या हम PQ की जगह पे PR लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण संख्या 1 से, समीकरण 1 से PQ की जगह पे उठा के PR लिख दो, क्योंकि दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। PQ की जगह पे उठा के क्या लिख दिया? PR लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि यहां से ये कैसे मिलेगा। अब इसको करने का सही तरीका क्या है, एग्जाम में कैसे, समझ में आ चुका है ना। अब सब कुछ मिल गया, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? मतलब ये दोनों दोस्त आपस में क्या हो गए हैं? ये बिल्कुल पूरी तरह से आपस में सिमिलर हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। एग्जाम में कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हटा के यही लिखूंगा, लेकिन अभी हटाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आप एग्जाम में सोचेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करने का। आपको पहले तो क्वेश्चन ये दिखा, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। आप सोचेंगे कि चलो एंगल 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, लाल वाला और पीला वाला देखो, उन्हीं दोनों को समरूप सिद्ध करना है आपको। हमें दिख गया कि एक कोण तो मिल गया, फिर इनकी संलग्न भुजाएं, इस कोण के संलग्न भुजाएं मतलब जो दोनों तरफ भुजाएं हैं वो मिल जाए, उनका रेशियो मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हमने देखा कुछ ना कुछ हमें दिया हुआ है, तो हमने पहले 1 और 2 को बराबर किया और यहां से सिद्ध किया कि PR और PQ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जो ये दिया हुआ है इसको नोट करेंगे, QR बटे QS बराबर QT बटे PR। जो दिया है उसको नोट करेंगे और समीकरण 1 से PR की जगह पर PQ लिख देंगे। समीकरण 1 से PR की जगह पर PQ लिख देंगे। PR की जगह पर दोस्त क्या लिख दिया? PQ। ये तो हमें दिया है, और ये कैसे लिखा? चूंकि PR की जगह पर हम PQ लिख सकते हैं समीकरण संख्या 1 से। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अब उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिनको आपको समरूप सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। TQR में दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं एंगल Q बराबर एंगल Q है। क्यों है? उभयनिष्ठ है ये, उभयनिष्ठ है ये। और इसी प्रकार से दोस्त आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, क्या
कि QR बटे QS, QR बटे QS का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखेंगे QR मतलब बड़े वाले त्रिभुज की लाल वाली भुजा बटे QS मतलब पीली वाली भुजा छोटे वाले त्रिभुज की, जो हमें समरूप सिद्ध करना है, बराबर अब इसकी बड़ी वाली भुजा QT, तो ये रहा QT बटे छोटी वाले की PQ। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, इसलिए लिखा, अपने मन से नहीं लिखा। ये सब कुछ हमें मिल रहा है, ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो PQS होगा वो TQR के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं SAS कसौटी द्वारा, SAS कसौटी द्वारा, कसौटी द्वारा। समझ में आ चुका है, ऐसे हमने प्रूव कर दिया। याद कैसे रखेंगे एग्जाम में, एक तो ये फिगर आपके माइंड में बिल्कुल ऐसे करके स्कैन होनी चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सर ने बताया था कि सब कुछ मिल रहा है, बस इस PR की जगह पे आपको PQ मिल जाए तो बस हो तो जाएगा, ही ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि इस PR की जगह पे PQ कैसे आएगा, और आपको इसके लिए ये दिया हुआ है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 की हेल्प से आप PR की जगह पे PQ लिख लेंगे, तो सब कुछ तो मिल गया आपको, PR की जगह पे PQ, ये सारी चीज़ें मिल गई, और ये वाला कोण दोनों में मिल रहा है, भुजाओं का अनुपात मिल ही चुका है, तो SAS कसौटी द्वारा ये आप सिद्ध कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम। तो देखो अभी बेस अगर आपने मजबूत कर लिया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएँ, खुद ही चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या कमी है क्वेश्चन में, क्या सोच रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि मैथ्स है, रटना नहीं है, यहाँ पे रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे, नहीं, रटना नहीं है दोस्त। रटोगे तो हो सकता है 10th में रट के बढ़िया नंबर भी ले दो, लेकिन आगे किसी काम का नहीं है। आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 6.3 में तो 16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में आपको कराऊंगा, जिससे कि बढ़िया से आप समझ सकें, क्योंकि एक साथ कराऊंगा, ज़्यादा टाइम आप एक साथ दे नहीं पाएंगे, है ना। तो 5-5 क्वेश्चन करके, 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके हम समझेंगे हर एक क्लास में, जिससे एक बेहतरीन तैयारी हो सके। याद रखना दोस्त कि आपको क्या करना है, इसीलिए मैं कम क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आप जस्ट क्लास के बाद तुरंत आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकें। जैसे ये 5 क्वेश्चन खत्म होगा, वैसे ही आपको वीडियो बंद कर देनी है और अपना NCERT की बुक ओपन करनी है, और उसमें प्रश्नावली 6.3 ओपन करनी है, और ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं कॉपी और पेन की मदद से। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल P बराबर एंगल RTS, तो आपको ये सिद्ध करना है। पहले तो यहाँ पर हमें फिगर गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें चित्र बनाया नहीं गया है, तो हमें खुद से ही फिगर ड्रॉ करनी होगी। आओ बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी हमें PQR। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया दोस्त, क्या, PQR, ठीक, PQR। ये त्रिभुज हमारे पास बन चुका है PQR। PQR की भुजाओं PR और QR पर, PR और QR पर 2 बिंदु हैं। PR पर कौन सा बिंदु है, S, PR पर एक बिंदु है दोस्त S, और ऐसे ही QR पर एक बिंदु है कौन सा, T, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल P है, ये वाला जो कोण है वो RTS के बराबर है, RTS का मतलब इस एंगल के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो छोटा सा आपको त्रिभुज दिख रहा है RTS, दिख गया सबको RTS कहाँ पर है, ये जो RTS आपको छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, ये पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये पूरे त्रिभुज के समरूप है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं, आइए दोस्त इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दोनों समरूप लिखा है, दोनों में R R आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोण R दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। इसको हम चेक करेंगे कि क्या दोनों में पूरा पूरा R आ रहा है। तो देखेंगे ये छोटे वाले में भी पूरा पूरा R आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी पूरा का पूरा R आ रहा है। आपका कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बढ़िया एकदम। तो आपको एक तो ये मिल गया कि ये जो है दोनों में आ रहा है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। 2 कोण आपको दोनों में क्या मिल गए, बराबर मिल चुके हैं।
और आपको पता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तीसरा दोस्त ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर दो आपस में बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो सकता है। क्लियर है बातें? तो डबल ए आप भी बोल सकते हैं, मतलब कि जैसे हम ट्रिपल ए पढ़ते हैं तो आप डबल ए भी लगा सकते हैं। डबल ए का मतलब केवल कोण और कोण, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में क्या एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है, ये दिया हुआ है हमें। एंगल P जो आपको ग्रीन कलर से दोनों एंगल्स दिख रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो एक बड़े त्रिभुज का मिल गया, एक छोटे त्रिभुज का मिल गया, दिया है। और इसी प्रकार से दोस्त दोनों में एंगल R आ रहा है, तो एंगल R बराबर एंगल R, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ कोण कोण प्रमेय से हम बोल सकते हैं, मतलब ट्रिपल ए तो आपने देखा, ट्रिपल ए या डबल ए दोनों बातें एक ही हैं। कैसे दोनों बातें एक ही हैं? क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों के, तो तीसरा अपने आप बराबर होना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कि तीसरा कोण बराबर है, या नहीं भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा आर टी एस के। कैसे? डबल ए कसौटी से, डबल ए कसौटी से। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? आसान है ये तो एक बार इसका दोस्त स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, आसान है ये। तो अभी आज हमने 5 क्वेश्चंस देखा, और 5 क्वेश्चंस कराने से पहले मैंने आपको 3 प्रमेय के बारे में बताया कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिपल ए की बात की, मतलब कि कोण, कोण और कोण की। SAS की बात की, मतलब कि भुजा, कोण और भुजा की। और हमने बात की ट्रिपल S की, मतलब भुजा 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 की। इनका प्रयोग क्वेश्चंस में कैसे करना है, क्वेश्चंस किस प्रकार से घुमा फिरा के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक की बात हमने अभी किया है। और भी क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, और भी चीज़ें हम समझेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया है या जो अभी तक आपने देखा, लेकिन क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफरेंट आते रहेंगे। कुछ ना कुछ मतलब अपने भेस बदल के आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरी मानो तो आप लोग क्या करेंगे, इन 5 क्वेश्चंस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अभी जैसे ही वीडियो खत्म होती है, आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो जितना मैं बोलता हूं उतना आपको करना पड़ेगा, और नहीं लाने हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ साथ हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना नहीं भूलना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से चलती रहनी चाहिए। थैंक यू।